स्टूडेंट वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। जल्दी से जल्दी जुड़िए स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ट्यूशन। ठीक है, ओके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टीसीए साइकिल का प्रमुख मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द मेजर मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टीसीए साइकिल? इट इज ओनली प्रोड्यूस ग्लूकोज, इट प्रोड्यूस reducing equivalents and metabolic intermediates, it is only the synthesized proteins, it only the produce यूरिया। ठीक है, तो टीसीए साइकिल में क्या मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस है? तो आंसर दीजिए फटाफट, जितना जल्दी हो उसके इतना जल्दी आंसर बताना, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोवाइड्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज मुख्यतः किस मेटाबॉलिक पाथवे के एबनॉर्मलिटी से संबंधित है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर द प्राइमरली एसोसिएटेड विद एबनॉर्मलिटी इन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, सेकंड है प्रोटीन ट्रांसलेशंस, थर्ड है डीएनए रेप्लिकेशंस, फोर है फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या आपका फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन। बताइए फटाफट। हर का जवाब बी नहीं होगा स्टूडेंट, है ना, बी नहीं करना है आपको। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मलिटी। जवाब दीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड दिया करूंगा मैं आपको जवाब देने के लिए, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अगले पे आते हैं, फिनाइल। ये क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको याद रखना है, या आपके जो दैनिक, जब आप हॉस्पिटल में काम करने आएंगे तब दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया is primarily associated with the deficiency of option A phenylalanine hydroxylase, option B tyrosine, option C lactase, option D lipase। फटाफट आंसर दीजिए। फिनाइल कीटो यूरिया मुख्यतः किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है? अगर किसी में फिनाइल कीटोन यूरिया की डेफिशिएंसी है तो कौन सा एंजाइम कमी से हो रही है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। ऑप्शन नंबर ए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से आप फिनाइल कीटोन यूरिया की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है, इन फिनाइल कीटोन यूरिया कन्वर्जन ऑफ द फिनाइल एलानिन इनटू व्हिच एमिनो एसिड्स इंपेयर्ड? फिनाइल कीटोन यूरिया में फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म किस एमिनो एसिड की फॉर्मेशन से इंपेयर्ड होता है? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, एलानिन। बताइए आंसर। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो कौन सा एंजाइम से होता है, किसमें होता है आपका? टायरोसिन में। किसमें आपका? टायरोसिन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, टायरोसिन। अगला है आपका, एल कैप्टोन यूरिया किस मेटाबॉलिक डिफेक्ट से होता है? एल कैप्टोन यूरिया इज एसोसिएटेड विद ए मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड प्यूरिन्स ओनली। प्यूरिन्स में क्या आते हैं आपके? एडेनिन एंड गुआनिन आते हैं, एजी। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए फटाफट, जितना जल्दी हो उसके इतना जल्दी जवाब करना है स्टूडेंट। बहुत इजी क्वेश्चंस, इजी भी है, इजी भी नहीं है, जिसको आता है उसके लिए इजी है, बाकी तो एल्केप्टो यूरिया नहीं पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, बताइए स्टूडेंट फटाफट, जिनको नहीं आता उनके लिए अब आने लगेगा ना, अभी तक नहीं आता था, अब से आएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन के जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट है उसी को क्या बोला जाता है, एल कैप्टोन यूरिया। अगला है मैपल सिरप यूरिन डिजीज मुख्यतः किस एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज प्राइमरीली अफेक्ट्स द मेटाबॉलिक ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स एंड एसिडिक एमिनो एसिड्स। बताइए मैपल सिरप यूरिन डिजीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो कौन से एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के डेफिशिएंट मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है, सॉरी बताना आपको। दे रहा हूं टाइम आपको 10 सेकंड का, फटाफट बताइए, सभी को जवाब देना है ना, जो भी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अगर बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखते हैं तो उनको भी जवाब देना है, क्योंकि आप इसमें आदत डालेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी अपने आप फिर जवाब देना शुरू करती जाएगी। ठीक है, जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म का जो डिफेक्ट होता है उसमें क्या आता है, आपके जो यूरिन के अंदर किस टाइप की स्मेल आने लगती है, मैपल सिरप जैसी। ठीक है, मैपल सिरप जैसी स्मेल आए तो उसको कौन से किसका डिफेक्ट हो गया, एमिनो एसिड्स का हो गया। कौन से एमिनो एसिड्स का, ब्रांच चेन एमिनो एसिड। ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स का एग्जांपल क्या क्या बताए मैंने आपको, बताओ। चलो पहले ब्रांच चेन एमिनो एसिड के एग्जांपल ही बताइए आप। तो इसमें आते हैं आपके वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, अगला है व्हाट इज द मेजर बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन गाउट। गाउट में मुख्यतः बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी क्या होती है, डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्यूमुलेशंस, डिक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शंस, डी इंक्रीज यूरिया एक्सक्रीशन। बताइए क्या आंसर होगा आपका कि गाउट में क्या होता है आपका ना, बताना आपको। जवाब जितना जल्दी दीजिएगा उतना अच्छा है। 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के बीच में आपसे, आपको 10 सेकंड में फटाफट टाइप कर देना अपना आंसर। ओके, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन। क्या होता है इसमें, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है। अगला है इन हाइपरलिपिडेमिया विच ब्लड कंपोनेंट्स may be evaluated, may be evaluated। ठीक है, बताओ। ऑप्शन ए लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन ओनली, ऑप्शन सी बिलिरुबिन ओनली, ऑप्शन डी एमिनो एसिड्स ओनली। सभी को जवाब देना है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड। साफ लिखा है हाइपर लिपिडेमिया, यानी कि जब लिपिड का लेवल अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो ब्लड कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, उसमें लिपोप्रोटीन्स या ट्राइग्लिसराइड का लेवल ही तो बढ़ा हुआ होगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है लैक्टोज इंटॉलरेंस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो लैक्टोज जो इंटॉलरेंस होता है कुछ लोगों में होता है, दूध जिनको हजम नहीं हो पाता या दूध से जिनको एलर्जी होती है, उनकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो उनमें क्या होता है आपका, तो किसकी डेफिशिएंसी होती है, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, एमाइलेज। ये वो एंजाइम्स हैं जो इनको यानी कि ब्रेक डाउन करने में काम करते हैं। तो लैक्टोज के लिए सिंपल कौन सा एंजाइम आ जाएगा, लैक्टेज। ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा है, तो पर याद रखना है स्टूडेंट, है ना, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनमें लैक्टेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला है विच पिगमेंट इज फॉर्म्ड बिफोर बिलिरुबिन्स ड्यूरिंग द डिग्रेडेशंस ऑफ द हीम पोर्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन्स। ऑप्शन ए बिलिवर्डिन, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी क्रेटिनिन, ऑप्शन डी हीमेटिन। तो कौन सा आ जाएगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोच के सबको जवाब देना है। ठीक, आपका टाइम दे रहा हूं। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दो जवाब दो फटाफट। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बिलीवर्डिन्स। क्या हो जाएंगे आपके, बिलीवर्डिन्स। यही आपके जो बिलीवर्डिन्स होते हैं, बिलीरुबिन्स होते हैं, यही आपके सब काम करते हैं। जैसे आपके जो यूरिन का जो कलर आता है पेल येलो कलर, जो यूरोक्रोम की वजह से होता है, वो भी इन्हीं से बनता है।
ठीक है, जो आपका फीकल मटेरियल का जो कलर होता है, ब्राउन कलर या जो भी कलर होता है फीकल मटेरियल का, वो भी इन्हीं की वजह से बनता है, आपके नहीं बिलीरुबिन बिलीवर्डिन के डिग्रेडेशन से। अगला है बिलीवर्डिन का बिलीरुबिन्स में कन्वर्जन किस प्रकार की रिएक्शन है? Conversion of biliverdin to bilirubin is primarily a oxidative reaction, reduction reactions, hydrolysis reaction और phosphorylation process। सोच के जवाब देना स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोच समझ के जवाब देना, इसका टाइम दे रहा हूं आपको, प्रॉपर सोच समझ के जवाब दीजिए। जवाब देना कंपलसरी स्टूडेंट ना, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं जवाब देते रहिए साथ साथ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन का जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो बिलीवर्डिन आपके पिगमेंट से, इनसे जब बिलीरुबिन से आप अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो आपका रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू यानी रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ये इसमें आके कन्वर्ट होते हैं। अगला है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाउंड टू। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में मुख्यतः किस प्रोटीन से बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी ट्रांसफेरिन। बताइए किसके थ्रू होते हैं ये? में क्या बताया मैंने आपको? एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन और ट्रांसफेरिन। तो किसके थ्रू होते हैं आपके? एल्ब्यूमिन के थ्रू होते हैं। एल्ब्यूमिन से ही आपकी एसिडिक ड्रग्स, बार बार बताता आ रहा हूं मैं, बहुत बार पूछते हैं, एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो आपके एल्ब्यूमिन से ही बाइंड होके आपके ब्लड में होती हैं। ठीक, अगला है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स की प्रेजेंस का प्रमुख कारण क्या है? हाउ मेनी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स अपेयर हमारा ये क्वेश्चन 38 देखिए। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरिन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स की प्रेजेंस का मुख्य कारण क्या है? तो वाई में conjugated bilirubins appear in the urine in obstructive jaundice. It is water soluble, it is lipid soluble, it binds with strongly to hemoglobins, it cannot enter bloods। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? कि जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स हैं उनके बारे में पूछा आपसे। ठीक है, पहले आंसर बताइए, फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा देता हूं आपको। फटाफट बताइए, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पूछ रहा है ना, यूरिन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स की प्रेजेंस का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपको बताना, जॉन्डिस होता क्या है पहले ये बताइए, समझाता हूं आपको जॉन्डिस होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी का चीज समझाता हूँ। तो जो जॉन्डिस होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है उसके अंदर क्या बढ़ जाता है? इंक्रीज, क्या बढ़ता है? इंक्रीज लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स। इनका लेवल बढ़ जाता है, आपके बाइल पिगमेंट्स का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद की बात क्या होती है कि तीन तरह का जॉन्डिस होता है, मेनली प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस और आपका पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। तीन तरह का हिपेटिक जॉन्डिस होता है। तो जो प्री हिपेटिक जॉन्डिस होता है उसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है ये है कि प्री में लिख देता हूं, प्री हिपेटिक जॉन्डिस वो आगे आप देख लेना, फिर इंट्रा इंट्रा और आपका पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, तीन तरह के हैं। तो प्री में क्या होता है? प्री हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर आपका जो इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस भी बोला जाता है इसको,
मतलब प्री हेपेटिक जॉन्डिस को क्या बोलते हैं हम, अनकॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स, यानी कि इसके अंदर किसका लेवल बढ़ जाता है, अनकॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स का, अनकॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स का लेवल बढ़ता है। अगला इंट्रा हिपेटिक, इसमें आपके अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों का लेवल बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों का लेवल बढ़ जाता है। और पोस्ट में क्या होता है, ये आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जैसे किसी के अंदर पथरी अगर हो जाती है, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाना, तो उस तरह की पथरी में आपका पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपको कहाँ मिलता है, जो भी आपकी ब्लैडर की डक्ट वगैरह होती है वहां पे ये होता है। और आपके अगर बात आती है कि अनकॉन्जुगेटेड, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अनकॉन्जुगेटेड जो आपके बिलिरुबिन्स हैं वो यूरिन में क्यों प्रेजेंट होते हैं, किस वजह से प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होते हैं, इट इज वाटर सोल्यूबल, इट इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन तरह के याद रखना है। जॉन्डिस में होता क्या है, इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स, प्री, इंट्रा और पोस्ट। प्री में क्या होता है, आपके अनकॉन्जुगेटेड बाइल पिगमेंट्स होते हैं, इंट्रा में कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों तरह के, और पोस्ट में आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बिलिरुबिन होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगला है आपका विटामिन ए का एक्टिव विजुअल पिगमेंट फॉर्मेशन में कौन सा डेरिवेटिव महत्वपूर्ण है, विच डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट इन विजुअल पिगमेंट फॉर्मेशन। ऑप्शन ए रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल फॉस्फेट और रेटिनल सल्फेट। बताइए फटाफट बच्चों, सब ऑप्शन सेम हो गया हुआ ना, अब बताना, अब देखना हूं कि कौन कौन स्टूडेंट अच्छे से बता पाते हैं। इसका टाइम दे रहा हूं आपको 10 सेकंड का, फटाफट बताइए कि जो आपके विटामिन ए में है एक्टिव विजुअल पिगमेंट फॉर्मेशन का कौन सा डेरिवेटिव सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको दिखाने में मदद करता है। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, जिन्होंने ए बताया है रेटिनल, ये आपका ठीक हो जाएगा। जो रेटिनल है, इस रेटिनल को एसिड से ही आगे जाके रेटिनल बनता है, जो मेन आपका पिगमेंट फॉर्मेशन में मदद करता है। अगला है व्हाट इज ए क्लासिकल ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, ठीक है, तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरी बेरी और प्लेग्रा। तो बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, आंसर तो हो जाएगा इसका नाइट ब्लाइंडनेस। स्कर्वी किससे, विटामिन सी, ये B1। ठीक है, इस तरह से आपके डिजीज होते हैं। आगे प्लेग्रा आता, आगे समझाता हूं आपको। ठीक है स्टूडेंट, याद रखते हुए चलना है हमें इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 इज नोन एज, ये बहुत बार पूछे हुए ये क्वेश्चन है ना, नाम के, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की बात करते हैं, क्या हो गया आपका B6। नियासिन की बात करते हैं, क्या हो गया B3। ये क्या हो गया आपका B1, ये क्या हो गया आपका B2। तो आपसे क्या पूछा है B1, B1 क्या हो गया आपका थायामीन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, थायामीन। ठीक है, इस तरह से आपको याद करते हुए चलना है कि अगर आपसे पूछे B1 का नाम क्या है तो थायामीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनेकोबालामीन। ठीक है, ये नाम सबके याद रखने। ए का पूछे रेटिनॉल, ठीक है, ए का पूछ लिया रेटिनॉल, डी का पूछे कोलकैल्सिफेरॉल, और विटामिन के का पूछे फाइटोक्विनोन्स, विटामिन ई का पूछे टोकोफेरोल्स। ठीक है, ये सबके नाम आपको याद होने चाहिए। अगला है थायामीन फॉस्फोराइलेशंस मेनली फंक्शंस एज ए कोएंजाइम इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम रिएक्शंस, डीएनए हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन डाइजेशंस और लिपिड एब्जॉर्प्शंस। बताइए इसके आंसर्स। जो थायामीन फॉस्फोराइलेशन मुख्यतः किस टाइप के एंजाइम रिएक्शंस में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, बताना है आपको। फटाफट टाइम देता हूं आपको 10 सेकंड का। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, सही दे रहे हैं जवाब, फटाफट दीजिए। ओके, इसमें आ जाएगा आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, अभी मैंने बताया है विटामिन B2 का केमिकल नेम। ऑप्शन नंबर ए किसका दिया, थायामीन B1, राइबोफ्लेविन B2, फोलिक एसिड B9, बायोटीन B7। तो आपसे पूछा किसका, B2 यानी राइबोफ्लेविन, इसका आंसर हो जाएगा। नियासिन डेफिशिएंसी कैन लेट्स विच क्लासिकल कंडीशंस। ऑप्शन ए दिया पेलेग्रा, ऑप्शन बी दिया स्कर्वी, ऑप्शन सी दिया रिकेट्सिया, ऑप्शन डी दिया बेरी बेरी।
बताइए फटाफट, गलत नहीं बताना है, मैंने ऊपर समझाया। आप एक भी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी बताएंगे, ठीक है, जवाब सभी बताएंगे और एकदम सही जवाब देंगे इसका, कोई भी स्टूडेंट गलत जवाब नहीं देगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो ऊपर ध्यान से सुनता आ रहा है, जिसको नहीं भी आता था तो उसको भी मैंने ध्यान से समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, बताइए। इसी विटामिन को, जो नियासिन है, इसी को ही प्लेग्रा प्रिवेंटिंग भी बोला जाता है। कई बार ये भी पूछा था प्लेग्रा प्रिवेंटिंग ड्रग्स का नाम बताइए, तो उसमें आपको नियासिन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा, प्लेग्रा। सी का है, ये डी का है, ये किसका है, B1 का है। ये लो, ऐसे याद करते हुए चल लेना है। अगला है विच इज द एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म ऑफ विटामिन B6, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, थायमिन पायरोफॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और आपका टेट्राहाइड्रोफोलेट। बताइए कि B6 का कौन हो जाएगा इसमें। तो B6 का कौन होगा दोस्त, आपका B6 का दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। जिन्होंने ये बताया बहुत बढ़िया स्टूडेंट, इन्होंने सोचा भी है वो भी बहुत बढ़िया है। अगला है विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मीगलोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया। बताइए फटाफट। तो विटामिन B12 का नाम मैंने पहले बताया, मिथाइल यानी कि साइनेकोबालामीन। ठीक है, साइनेकोबालामीन होता है। ये क्या करता है, आपके सेल जो डिवीजन है, यानी कि जो आपकी आरबीसीज का डिवीजन है, उसको मदद करता है करने में। अगर आरबीसी का डिवीजन, अगर इसकी कमी हो गई तो नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, मीगलोब्लास्टिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है, मतलब कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया आपके हीमोग्लोबिन की कमी से, एप्लास्टिक एनीमिया में आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब यानी कि बोन मैरो की वजह से होता है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विटामिन सी का प्रमुख बायोकेमिकल रोल किस प्रोसेस में महत्वपूर्ण है। विटामिन सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रोल्स इन कोलेजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन डी डिग्रेडेशन ओनली, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली, इन बाइल साल्ट सिंथेसिस ओनली। तो विटामिन सी का प्रमुख बायोकेमिकल रोल किस प्रोसेस में महत्वपूर्ण है, बताइए। कोलेजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन ओनली, डीएनए रेप्लिकेशंस, बाइल साल्ट सिंथेसिस। बहुत बढ़िया, इसका हो जाएगा आपका कोलेजन सिंथेसिस। क्या हो जाएगा इसका, आपका कोलेजन सिंथेसिस। अगला है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज कॉज, ये क्या प्लेग्रा किससे, पहले ही बताया मैंने, किससे, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर B3, B1, D और आपका C, तो आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विटामिन डी का मुख्य फिजियोलॉजिकल रोल किससे संबंधित है। द मेजर फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी इज रिलेटेड टू कैल्शियम एंड फॉस्फेट होम्योस्टेसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ओनली, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन ओनली एंड बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन। तो बताइए जो मेजर फिजियोलॉजिकल रोल है विटामिन डी का, वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट होम्योस्टेसिस का काम इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सी डिजीज होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी चिल्ड्रंस क्लासिकली कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्सिया, स्कर्वी और प्लेग्रा। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन दिया था ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों के अंदर छिद्र का हो जाना, उसी को क्या बोला गया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर पोर्स का क्रिएट हो जाना। ठीक है, तो ये भी आप किसी के, बट ये किस में होता है, एज जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ओल्ड एज पेशेंट्स में ये होने के चांसेस होते हैं ओल्ड एज में। ये बच्चों में रिकेट्सिया होता है। बच्चों में कौन सी डिजीज होती है, रिकेट्सिया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये इस तरह से हमने आपको ये आज के 25 क्वेश्चंस करवाए। इसी तरह से हम लगातार क्लासेस लेके आते रहेंगे आप सब लोगों के लिए। जुड़े रहिए आप नियमित फार्मा क्लासेस के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक, ठीक है, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो वो भी अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आपके कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें शेयर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।